बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली मान आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, रात को मियां असलम इकबाल के घर पे जो है वो अटैक किया गया है और वो अटैक जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। जी नाज़रीन, पुलिस की तरफ से जो मियां असलम इकबाल साहब के घर पर अटैक किया गया है और बताया यह जा रहा है कि 1.5 दर्जन से जो ज़ायद है वो पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर थी। 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर उनके घर पर पहुँची उनको गिरफ़्तार करने के लिए। अब समझ ये नहीं आ रही कि 1.5 दर्जन जो है, अब लाहौर की आधी पुलिस आप लेके जो हैं वो आप लाहौर पहुंच गए हैं। क्या कोई कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है? अजीब बात है। मतलब कि ये एक पॉलिटिकल आदमी है, आप पे उस पर कोई FIR है, उसके घर FIR भेज दें। ठीक है, पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल नोयत का उसके ऊपर कोई केस होगा तो आप उसके घर जो है FIR भेज दें। अगर वो गिरफ्तारी नहीं देता तो आप उसको अदालत में बुला लें, वो सुबह अदालत में पेश हो जाएगा। ठीक है, और अपने सामने तफ्तीश हो जाएगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अब मुराद सईद साहब देख लें, मुराद सईद साहब में सवात में पता नहीं कैसे उन पे जो है FIR दर्ज हो गई है सवात में, हालांकि वो मौजूद हैं ज़मान पार्क में, इमरान खान साहब की निगरानी में मौजूद है वहाँ पे। और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द इतना मतलब कि लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि मुराद सईद को गिरफ़्तार किया जाए, जो कि एक बहुत ही मतलब कि इमरान खान साहब के क्लोज़ है। ठीक है, अब ये चीज़, अब मुझे इस चीज़ में नज़र नहीं आ रही यार। एक चीज़ नाज़रीन मैं क्लियर करता जा रहा हूँ कि अब चीज़ जो है ना वो माइंड से बाहर निकलती जा रही है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट सिचुएशन ये चल रही है, ठीक है, जो कभी इसकी गिरफ्तारी हो रही है, कभी इसकी गिरफ्तारी हो रही है, कभी उसको गिरफ्तार कर लो, कभी इसकी गिरफ्तार लो, क्या हमेशा यही चलता रहेगा? क्या हमारे मसले बस यहीं तक ही हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी उठे वो दूसरी को वहाँ पे जाए, उसकी जब हुकूमत है उनको गिरफ्तारियाँ शुरू कर दे और दूसरी जाए वो मतलब ये अपनी दुश्मनियाँ बनाते रहे, मुल्क का बारे कुछ ना सोचे, मुल्क जहाँ भी जाए, मुल्क बाढ़ में जाए, मुल्क जो हो जाए, मुल्क दिवालिया हो जाए, मुल्क के बारे में कुछ ना सोचें। तो नाज़रीन, ये कुछ सूरत हाल चल रही थी। इस वजह से मुराद सईद साहब के ऊपर भी FIR हो गई है। मियां असलम साहब को जो है वहाँ पे गिरफ्तारी के लिए इतनी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है मतलब आधा लाहौर जो आप लेके पुलिस जो है, जिसमें बहुत सारे पुलिस अफसरान भी शामिल थे, तो वो उनको गिरफ़्तार करने के लिए पहुँच गई है। तो दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं आती जो निगरान हुकूमत है, हालांकि वो क्यों इसमें रोल प्ले कर रही है। इवन कि निगरान हुकूमत जो होती है नाज़रीन, वो कोई रोल प्ले नहीं करती, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई कंसर्न नहीं होता, ना चाहे वो अगर PTI की होती या वो नून लीग की होती। जो निगरान हुकूमत होती है, निगरान हुकूमत न्यूट्रल रहती है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी कहाँ है? इसमें कोई न्यूट्रलिटी नज़र ही नहीं आ रही कि ये न्यूट्रलिटी वो दिखा रहे हैं। तो ये न्यूट्रलिटी नहीं है नाज़रीन, जो निगरान हुकूमत जो रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये ऑडियो लीक्स की बात ले लें, जो अब ऑडियो लीक्स का जो मामला चला हुआ है, रब्बानी साहब ने एक नुक्ता उठाया है। अब वो नुक्ता क्या है नाज़रीन? नुक्ता उन्होंने ये उठाया है रब्बानी साहब ने, उन्होंने कहा है कि क्या किसी ने यह सोचा है, आप एक बात बताएं कि पाकिस्तान में किसी ने सुना है कि ये जो वॉइस है, जो ऑडियो लीक की गई है चीफ जस्टिस साहब की जो सास है उनकी, क्या किसी ने उनकी पहले पाकिस्तान में किसी ने आवाज़ सुनी है, इसको कन्फर्म किया है कि ये उनकी सास ही है? किसी मीडिया चैनल ने ये कन्फर्म किया है, किसी मीडिया हाउसेस ने ये कन्फर्म किया है कि ये उनकी सास की ही ऑडियो है और इनकी ऑडियो को ही, इनकी सास की ही ऑडियो कह के आपने इसको चलाना है? अब देखें ना, बतौर एक रिपोर्टर मैं किसी भी जब इस तरह के चैनल्स में वर्क करता हूं तो एज ए रिपोर्टर मुझे कहा जाता है, मैं कोई भी ऑडियो लेके जाता हूं तो मुझे 10 दफ़ा कहेंगे कि यार आप इसे कन्फर्म कर लो, क्या ये उसी बंदे की ऑडियो है, ये वॉइस उसी बंदे की है? मतलब कि बिना सोचे बिना देखे आप गौर करें नाजरीन, आप भी इस बात पे गौर करें कि क्या हमने कभी सुनी? नहीं सुनी। तो क्या मीडिया हाउसेज ने कभी, या मीडिया जितने भी मीडिया शोज है, कभी किसी में नाम वो आई ना उन्होंने कभी पार्टिसिपेट किया? क्योंकि वो एक उम्र रसीदा औरत है, ठीक है, एक बुजुर्ग खातून है, उनके बाद आप कैसे कह सकते हैं? इमेजिन, आप इमेजिन करें नाजरीन, कैसे आपने क्योंकि अब ये चलाया नाजरीन इस तरह जा रहा है क्योंकि मीडिया, किसी ने पूछा, किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की और मीडिया पे फैला दिया। अब जितने भी ये मीडिया वाले हैं इन्होंने फैला दिया अपनी चीज़ को, अपनी रेटिंग को हाई करने के लिए फैला दिया। अब किसी भी मीडिया ने ये पूछने की कोशिश की कि ये क्या ये कंफर्म किया कि उनकी सास की ही वॉइस है? नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो जो लोग हैं जिन्होंने ये ऑडियो भेजी है, इनको दी है, कंफर्म करके दी है, वो लोग ही इतने ताकतवर हैं और इतनी ताकत में हैं कि उनसे कोई पूछ नहीं सकता बस। और उनको ये अहकामात भी साथ में जारी किए जाते हैं कि आपने ये जो ऑडियो है वो इस तरह उमर अताब बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी सास का नाम लेके, सास कह के इस ऑडियो को चलाना है। ये नाजरीन बात है जो कि बाद में जो है एक्सपोज भी हो गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात नाजरीन, जो DGI SPR की जो एक मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज का जो है वो कोई सियासत में किरदार नहीं है। तो अब ये जो करंट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी अच्छी बात है। अगर फ़ौज के सियासत में जो है वो किरदार नहीं है, फ़ौज न्यूट्रली रहे तो वो बेटर है। उससे हमें फील भी हुआ है कि जिस तरह उन्होंने न्यूट्रलिटी का जो है मुजाहरा किया है, वो आपको पता है कौमी सलामती का इजलास हुआ, उसमें जो उनसे कहने की कोशिश करवाएगी वो उन्होंने इलामिया नहीं जारी किया। तो उन्होंने दोबारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि माजी में जो भी हुए हम अपनी गलतियों को मानते हैं
हैं, लेकिन इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं है सियासत में ख़ास तौर पे। और ये अगर ऐसी बात है नाजरीन तो अच्छी बात है, तो फिर इस तरह का कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और नाजरीन हमें इस तरह फिर अपनी फ़ौज पे जो है वो कभी अटैक करना भी नहीं चाहिए। और नाजरीन अब आ जाते हैं हम दूसरे जो आर्मी चीफ साहब जो हैं वो चाइना गए हुए हैं। अब वो चाइना गए हुए हैं, अब दो रीज़न पे जा सकते हैं, या तो दिफाई जो पॉलिसी के हवाले से जा सकते हैं या खारजा पॉलिसी से। अब ऑब्वियसली वो दिफाई पॉलिसी के हवाले से गए हैं, अगर वो दिफाई पॉलिसी के हवाले से गए हैं तो वेल एंड गुड है, दिफाई के लिए पॉलिसी के लिए गए। अगर वो खारजा पॉलिसी के लिए तो वो एक पोलिटिकल स्टैंड होता है, एक पोलिटिकल पार्टी जो होती है वो उन्होंने अपने जो है वो एग्रीमेंट करने होते हैं, उन्होंने लेके इस जो करंट भी जो अपनी हमारी ट्रेड्स होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं अदर्स कंट्रीज़ के साथ, वो उन्होंने जो है वो देखने होते हैं। तो इन अलावा जो है वो भी इसलिए गए हैं बेसिकली। ये चाइना आपको पता है जिस तरह मगरबी जो एक है स्टेट्स हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया, तो जितने ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं ना, इन्होंने कवर किया हुआ है मंडी को अपनी। जो एशिया आप कहते हैं ना कि एशिया की बहुत बड़ी मंडी है, इसको कंट्रोल किया। लेकिन अब एशिया की जो मंडी है ये बेसिकली एक खुद ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, एक खुद ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, और वो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको माजी पिछली अपने व्लॉग्स में मैंने बताया भी था कि चाइना क्या चाहता है। चाइना ने एक बेल्ट एंड रोड, यही आपका जो है ना चाइना और पाक चाइना जो बॉर्डर है, ये जो बन रहा है बेल्ट एंड रोड, इसी में दूसरे ममालिक भी आते हैं जिससे चाइना को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अदर कंट्रीज़ को भी होगा। और मेरे ख्याल में चाइना की अब इतनी आबादी है तो उसके साथ उनको क्यों अटैच किया जा रहा है, ये रोड बेल्ट क्यों बनाया गया है, ठीक है, इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि हम जिस तरह जो एक मगरबी ममालिक जो है उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, इसी तरह जो एशिया के जो कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है, चाइना आ जाता है, और इनके साथ जो रशिया है वो भी मिले है। और इस फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि यही एक पावरफुल कंट्री होगी और यही स्टेट जो है, और ये हो भी डेवलप जिस तरह इतनी ज़्यादा। आप देखिए इंडिया को भी इसमें जो है शामिल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, इंडिया की करेंसी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी इतनी ज़्यादा आबादी है, इतनी ज़्यादा आबादी है, उनमें अभी भी पॉवर्टी रेशियो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनकी इकानमी जो है वो ग्रो कर रही है, उनकी इकानमी में डेवलपमेंट उनकी स्टेट में आई है, लेकिन उसके लिए फिर भी उन्हें चाइना का जो है वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी जो एक एशिया जो है, एशिया कह सकते हैं कि एक एशिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा।